नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानी आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा क्षेत्र में 3 अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस आधारित बसों का भी फ्लैग ऑफ किया गया। नई व्यवस्था के तहत नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11-11 यानी कुल 33 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का संचालन बोटेनिकल गार्डन से किया जाएगा, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेक्टर 62, कौशाम्बी बस डिपो और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सहित प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक ई बस की सेवा की शुरुआत की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तुलना करने पर स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य की पहचान खराब सड़कों, अनियमित बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था की समस्याओं और अराजकता और असुरक्षा के माहौल से जुड़ी हुई थी, जिससे नागरिकों को शासन पर भरोसे का संकट झेलना पड़ता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने देश के सबसे बेहतर सड़क नेटवर्क में से एक विकसित किया है और विकास के कई मानकों पर राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बताते हुए उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, इन 12 वर्षों की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं और आज देश दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। सीएम ने आगे कहा, नई पीढ़ी इस परिवर्तन को महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री ने बिना थके देश को आगे बढ़ाकर भारत के विकास का मजबूत आधार तैयार किया। इस अवसर पर दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है
तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं, जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है कि इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिश। उत्तर प्रदेश सरकार में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा और दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये पहल प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें जीरो एमिशन तकनीक पर आधारित हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, साथ ही यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने से देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगा। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वहाँ से लेकर के नोएडा और दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बसें का संचालन आज से प्रारंभ किया जाएगा, जो प्रदूषण की दृष्टि से 0% माने प्रदूषण है, लोगों को आरामदायक यात्रा और जो आजकल डीजल की जो समस्या आज उत्पन्न हुई है, तो इलेक्ट्रिक पर हम लोग जितने आगे बढ़ेंगे उतने ही देश आत्मनिर्भर होगा, उसकी आज शुरुआत हो रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेताओं में से एक है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में बड़े
पैमाने पर बदलाव देखने को मिला और उनके अनुसार पूरे भारत में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। ब्रजेश पाठक ने यह बयान लखनऊ में दिया, जहां उन्होंने केंद्र की सरकार की योजनाओं को और उसकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की। सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च पद पर रहने वाले पहले माननीय प्रधानमंत्री बने हैं। हम सब प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इन 12 वर्षों में पूरे देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। आज भारत की आवाज़ पूरी दुनिया के सभी प्लेटफार्म पर गंभीरता के साथ सुनी जाती है और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। आदरणीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इन वर्षों में बन चुके हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि ये कोई वास्तविक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की एक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, राजभर ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी कई सवाल उठाए और कहा कि कई प्रदर्शनकारियों को खुद नहीं पता कि वो वहां किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। राजभर के इस बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। ये कोई पार्टी थोड़े हैं, ये विपक्ष के लोगों की साजिश है। विपक्ष नहीं कुछ कर पा रहा है तो लेबर मंडी से लेबर उठा करके और सरकार के खिलाफ अभी दिल्ली में हम देखे, वहाँ कई लोगों ने कहा कि हमको खुद नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा क्यों? जब जो व्यक्ति वहाँ आंदोलन में जा रहा है तो उसको तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि हम क्यों आए हैं। लेकिन वहाँ तमाम लोगों ने कहा कि हमको पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। तो ये हवा की पार्टी है, फिर हवा में ही खत्म हो जाएगी। जिसके पास पहले दिन करोड़ों लोग थे और हफ्ता नहीं बीता हजारों में आ गए, तो ऐसे लोगों से पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है, सिस्टम है, तब उसके बाद होता है सब काम ना। ये कोई पार्टी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों पर बटेरा से सपा विधायक मारिया शाह ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और गलत बताते हुए कहा कि हर बेटी की अपनी गरिमा और सम्मान होता है और इस तरह की टिप्पणियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर भी जिसमें उन्होंने आजमगढ़ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, कैसरगंज से सपा विधायक आनंद यादव ने पलटवार किया। आनंद यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता है और भविष्य में उनके फिर से समाजवादी पार्टी में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 14 जून को बटेरा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर भी आनंद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ओवैसी एक बड़े नेता है, उन्हें कहीं भी जनसभा करने का अधिकार है। सपा विधायक ने कहा कि उनकी पार्टी ओवैसी की जनसभा का स्वागत करती है। इन बयानों के बाद अब बहराइच की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और विपक्षी दल इस पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी और न्यायपालिका ये दोनों के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। न्यायपालिका अपनी जगह पे जो कहा सही है और पुलिसकर्मी अपने जगह पे जो कार्य कर रहे हैं वो भी सही है। पुलिस देखिए सरकार के इशारे पे काम करती है, सरकार इसमें दोषी है। सरकार के इशारे पे हाफ काउंटर हो चाहे फुल इनकाउंटर हो, सरकार ही करवाती है, दोषी सरकार है। और जब सरकार हटेगी तो यही पुलिसकर्मी जो आज इनकाउंटर कर रहे हैं, हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तब यही न्यायपालिका इस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम भी जानते हैं, पार्टी में रहे हैं और जिस पार्टी में जाते हैं उसकी वो अच्छाई बताते हैं और बाकी पार्टियों की बुराई करते हैं। तो वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं है।
उनके लिए सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से हैं राजभर जी, और राजभर जी हमारे पार्टी में रहे हैं, आगे हो सकता है फिर हमारे पार्टी में आवे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, वो वैसी साहब बड़े नेता हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। वो जैसे मान लीजिए मटेरा आ रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और वो पार्लियामेंट मेंबर भी है, उनकी एक पार्टी है, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी में भारी आक्रोश है। इस मामले के विरोध में गुन्नैर से सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव और सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बहजोई स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे। सपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय सब लोग इकट्ठे होकर के कप्तान साहब से मिलने गए थे। एक व्यक्ति ने अदिति आनंद जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, भ्रामक दुष्प्रचार किया है, उसके खिलाफ एफआईआर के लिए कप्तान साहब गए थे। क्योंकि माँ बहन बेटी सबकी है, पूरे देश की है, नेताओं की है, पार्टियों के साथ कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन उसने गलत टिप्पणी की है, झूठा प्रचार किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी लोग मिलकर इसका क्या आश्वासन मिला है अंदर से अधिकारियों से? कप्तान साहब ने कहा हम पूरा एफआईआर करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद में जिलाधिकारी की संवेदनशीलता और मानवीय चेहरे की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन खाते में न आने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची थी। महिला की परेशानी और लाचारी को देखकर जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारी को फोन कर जल्द से जल्द पेंशन खाते में भेजने के कड़े निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला का दर्द महसूस करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और अपनी परीक्षा ड्यूटी के मानदेय भत्ते से कुछ सम्मानजनक राशि निकालकर बुजुर्ग महिला के थैले में रख दी ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमरोहा जिले के सैदनगली थाना पुलिस ने शादी के ठीक एक दिन बाद पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ परवेज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गंगा एक्सप्रेसवे चेक पॉइंट पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार सरफराज को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और अवैध तमंचा जो है वो बरामद कर लिए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये आज थाना सैदनगली पुलिस को एक अभियुक्त की तलाश थी। दिनांक 10 जून को झारी कस्बे में एक महिला की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसका अभियुक्त परवेज सन ऑफ अब्दुल अहद जो न्यूरसराय संभल का रहने वाला है। पुलिस तलाश कर रही थी उसको। आज प्रातः पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त इसका मूवमेंट है गंगा एक्सप्रेस के पास, सापा अंडरपास की तरफ। पुलिस के द्वारा वहाँ चेकिंग लगाई गई और ये सामने से जब आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस ने इसको रोकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें हमारा एक आरक्षी जो बाल बच्चा, पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए यहाँ CHC हसनपुर पर लाया गया और अभियुक्त की पूछताछ में जो घटना हुई थी आयशा नाम की महिला की हत्या की, उसको इसने कबूल किया है। इसका कहना है कि इसके ऊपर वो शादी का दबाव बना रही थी, इस कारण से इसने उसकी जानबूझकर वहाँ पर हत्या कर दी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के शिवानंद चौरसिया होमोज की खाड़ी में तेल टैंकर एमटी सेटल बेलो पर हुए हमले के बाद से लापता ओमान से भारत आ रहे इस जहाज पर 24 भारतीय सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया। 2 के शव मिले हैं और शिवानंद अभी भी लापता है। घर के एकमात्र कमाने वाले शिवानंद की इस खबर से पत्नी, बच्चों और पिता रामजी चौरसिया सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की के अनुसार प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए परिजनों ने केंद्र सरकार से शिवानंद की तलाश करने, शव मिलने पर सम्मान पूर्वक भारत लाने और बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है।
जानकारी इतने बा कि क्या कहला शिवानंद की जहाजी पर बम गिर गया बा और शिवानंद पता नहीं मर गई ना कि बिला गई ना कि का भई ना हमके कुछ पता नहीं बा। आपको कैसे जानकारी हुई? लड़का फोन दुबई में रहा तो लड़का फोन करे कि जहाजी के ऊपर बम गिर गया बा। वहाँ से एमबीसी से फ़ोन आया है घर पे कि शिप पे जो है कि हमला हो गया है और हमले में उनकी जो है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन 3 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। अब क्या हो सकता है अभी कुछ समय बाद या फिर 1-2 दिन के अंदर जो भी वो सूचनाएं मिलेंगी एमबीसी के द्वारा। अभी परिवार के सदस्यों को कोई भी जानकारी विशेष करके नहीं है कि कुछ सत्यता की तरफ हम लोग बढ़ सकें, लेकिन बाकी ये सत्य है कि हमला हुआ है और इस यूएसए की तरफ से हमला हुआ है और शिप पे 24 क्रू मेंबर थे, जिसमें 21 लोग तो मिल चुके हैं, बाकी 3 क्रू मेंबर भी अभी भी गायब हैं। सुबह सूचना मिली कि शिवानंद चौरासिया जी सुरौली ग्राम पंचायत के हैं, देवरिया सदर के, और ये मिसिंग डेड का इन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम लोग उनके पूरा परिवार सुरौली ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं। हम लोग लगातार स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क में हैं और उनसे संपर्क करके जो भी सहायता हम लोग उस परिवार को देना है वो पूरा सहयोग हम लोग प्रशासन की ओर से करेंगे। शासन के लोग उसके घर पहुंचे हैं? हाँ, तहसील की टीम भी गई थी और फिर उसके बाद हमारी पुलिस की टीम भी गई थी और हम लोग भी संपर्क में, हमारे कप्तान साहब दोनों ही संपर्क में फैमिली से। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।